ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो भाई गुड मॉर्निंग बोलो। कंपटीशन नाम का जो चैप्टर है अपना वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सैटरडे के दिन। और आज अपन उसके आंसर्स लिखेंगे, मतलब देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस अटेम्प्ट में किस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे और कैसा क्या उसको अपने को लिखना था। तो एज यूजुअल सबसे पहले चलते हैं सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट के ऊपर, जो कौन सा था? बोलो लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सा था? अरे बोलो। दिसंबर 25। तो ये सेकेंड ग्रुप के पेपर में निकाल लेता हूं और इसमें ढूंढते हैं ECIPL। चल, क्या जगह नहीं है? जगह इधर अभी दो इधर फिट होंगे, तीन इधर होंगे, और ऐसे मुश्किल के समय में तो चार चार भी तो बैठोगे तुम लोग यार। ये क्या बात हुई? एक बेंच पे बैठेगा, दो लोग खड़े होके पढ़ेंगे पीछे। याद, यही बातें तो याद रहेंगी। यहाँ यहाँ दरी वरी बिछा देंगे अपन, एक आध कोई यहाँ आ जाएगा इस पे। चलो लो। अरे अच्छा जगह नहीं है क्या? लो भाई इंदर उठो वहां से, चलो यहाँ आओ आगे रुद्राक्ष के पास। कितने लोग? प्रखर और तन्मय दो। हाँ तो चार लोग बैठेंगे। आ जाओ इंदर, आओ फटाफट आओ। और तुम लोग बैठो भाई लास्ट बेंच पे। और ये एक भी खाली है वैसे तो, अगर जरूरत पड़े तो। यहाँ कौन बैठा है? बेग बैठे, बस ये भी खाली है। अभी तो वहीं बैठ जाओ, अभी तो वहीं बैठ जाओ, फिर आ जाना इधर। चलो आ रहे बच्चे आ रहे, और बहुत बढ़िया। आज ज्यादा को बुलाना है अपने को, टेस्ट कर रहे हैं हम लोग को कितने लोग बैठ सकते हैं यहाँ। आज उनको भी बुलाओ जो आए नहीं है, मिताक्ष वगैरह को बुलाओ आज। चलो तो अरे सुनो यार, बात मत करो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर अब आ रहा होगा। नोट्स कंपटीशन के लिए कितने पेज छोड़े? आपने कहां तक नोट्स लिख लिए अभी कंपटीशन के? सेक्शन नंबर 5। 5 के बाद तो बहुत सारा बचा है, कम से कम 25 पेज। 25 पेज छोड़ दो, इतना तो होगा ना। अच्छा दूसरी कॉपी में लिख लो, ठीक है। अरे देखो इधर, अब इधर ध्यान दो। ये दिसंबर 25 की एग्जाम में अपन ढूंढ रहे हैं कि कंपटीशन से कौन सा क्वेश्चन आया। वैसे ये वाला आंसर अपन लिख चुके, ये कंज्यूमर का था, ये आंसर अपन लिख चुके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 FCRA का अपन लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी PMLA का अपन लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C विराज सर का पार्ट है, FTP विराज सर वाला पार्ट है, ODI विराज सर का पार्ट है, और SEZ अपना भी चैप्टर हुआ नहीं है, करवाऊंगा। ये रहा, लो भाई कंपटीशन से एक काफी आसान छोटू मोटू सा क्वेश्चन आया है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये देख, अरे बात मत करो, अरे थोड़ी तो बात बंद करो। देखो, अरे सुनो इधर, हिताक्षी क्या दिक्कत आ रही है? क्या हिताक्षी कोई समस्या? नहीं, हर समस्या का समाधान फर्स्ट बेंच। दिसंबर 2025 क्वेश्चन नंबर 4A। चलो हाँ, 1 मिनट और रुकाओ, लाइट पंखा कर लो, चेक कर लो। ठीक है, ठीक। अब 1 मिनट ध्यान दो यार, क्वेश्चन पढ़ लो। ऑनलाइन वेदिका नेहा अभिषेक पर तुम सब लोगों को अब क्लास दिख रही है, मतलब स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है अब? अरे तुम्हारे पास लाइव एक्सेस है ना सबके पास?
एक बार लॉग इन करके चेक करो कोई दिक्कत आ रही है क्या, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है प्रॉपर, आवाज भी आ रही है, पर तुम्हारे फोन में समस्या है। सब क्लियर है इधर, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही इधर, सब सही है, ये देखो। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। अरे बात नहीं हिताक्षी, लास्ट टाइम, नहीं तो फिर आगे आना पड़ेगा, अब बात नहीं करना। और बेग वेग खोलो, ये क्या कर रहे हो, वापस क्या जाना है तुमको अब। चलो सुनो, अरे शांति शांति। दिव्यांशी, बस बात नहीं करना, यू बोल रहा हूं। हिताक्षी शांत। क्वेश्चन पढ़ो। Explain the procedure for investigation of combination under section 29 of the Competition Act 2002। क्या बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर 29 में जो प्रोसीजर दिया है किस चीज का, इन्वेस्टिगेशन का, वो प्रोसीजर अपने को बताना है। बैठो यार फटाफट बैठो। ठीक, देखो अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आप लोग याद कर पा रहे हो, तो अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 था सर्टेन एग्रीमेंट और डोमिनेंट पोजीशन का। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6। 5 था कॉम्बिनेशन का और 6 था रेगुलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। प्रखर अब बात करी तो क्लास के बाहर। सेक्शन नंबर 5 था किस चीज का, कॉम्बिनेशन का, और सेक्शन नंबर 6 था किस चीज का, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का। अगर कोई भी पर्सन ऐसा मर्जर करता है, जो मर्जर क्या होता है, कॉम्बिनेशन, तो ऐसे केस में उसको सेक्शन 6 के हिसाब से एक नोटिस फाइल करना पड़ता है। जब वो नोटिस फाइल होता है तो नोटिस के बाद इंक्वायरी करने का पावर आता है सेक्शन 20 के हिसाब से, और इंक्वायरी की जाती है एज पर सेक्शन नंबर 29। प्रोसीजर क्या होगा इंक्वायरी का, वो कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 29 के अंदर। तो उनसे हमने क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताओ इन्वेस्टिगेशन करना हो अगर कॉम्बिनेशन का, तो उसका क्या प्रोसीजर सेक्शन 29 में दिया हुआ है। तो याद है आपको यहां पर कुछ डेज थे, वो डेज भी याद रखने हैं, और वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन सेक्शन 29 एंड 29A दोनों यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा। अरे याद आया क्या कुछ, बातचीत बंद करोगे तो याद आएगा ना थोड़ा बहुत। चलो लिखेंगे इसका आंसर, लिखोगे तो और थोड़ा सा कुछ शायद ज्यादा याद आए। चलो लिखो भाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, according to section 29 of competition act 2002, when CCI suspect, हाँ आगे बैठ जाओ, एक आगे बैठ जाओ। when CCI when CCI suspect combination, it may initiate, लिखो भाई, it may initiate investigation it may initiate investigation for such combination। स्टेप नंबर 1,
filing of combination notice by parties under 6 subsection 2. Within 30 days of receipt of notice, CCI shall form a prima facie opinion. If prima facie opinion suggests adverse माने negative view, CCI issues show cause notice to which party shall. बात क्यों कर रहे हो? बात मत करो, मैं भी नहीं कर रहा ना, तुम भी मत करो. To which party shall respond within 15 days. After considering the reply, CCI may call for report from DG. अरे क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? अब मैं तुमको कहाँ भेजू उठा के? जगह ही नहीं है. बात मत करो यार. अरे ये ये क्या अपॉर्चुनिटी है बात करने के लिए? इफ सीसीआई फिर. अरे मानसी मत करो बात प्लीज. इफ सीसीआई बिलीव्स. हाँ यार. इफ सीसीआई बिलीव्स AAEC exist, parties are directed to publish combination details
विद इन 7 days, आराम से। चलो भाई शिफ्ट हो जाओ। हिताक्षी प्लीज बात मत करो बेटा। स्टेप नंबर, अरे यार बात मत करो, सुनो इधर। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं कि भाई कॉम्बिनेशन का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला है कि अपने पास नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद अपन एक प्राइमा फेसी ओपिनियन प्रिपेयर करेंगे। अगर प्राइमा फेसी ओपिनियन से ऐसा लगा कि मार्केट में एएईसी है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टीज को एक नोटिस इशू करेंगे और पार्टी से बोलेंगे कि तुम रिस्पॉन्ड करो। और पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी कितने दिनों में? 15 दिनों में। जब पार्टी का रिस्पॉन्स आ जाएगा, पार्टी के रिप्लाई आ जाएंगे, तो हम फिर डायरेक्टर जनरल से बोलेंगे कि चलो एक तुम छोटी सी क्या कर दो, इन्वेस्टिगेशन कर दो और वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे दो। डायरेक्टर जनरल की जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है उसको पढ़ने के बाद सीसीआई को लगता है कि एएईसी एग्जिस्ट करता है, तो हम पार्टीज को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम तुम्हारे कॉम्बिनेशन की डिटेल क्या करो, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, ताकि नेक्स्ट स्टेप अपन लिखेंगे कि कोई सी भी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन हमारे पास में आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप, एनी अफेक्टेड पार्टी या एनी अफेक्टेड पर्सन, कुछ भी लिख सकते हैं। may file written objection may file written objection within 10 days. After expiry of objection period, CCI may call for additional information. CCI may call for additional information from parties in 7 days. And party shall submit in next 10 days. Step number 8. After receiving all materials, CCI may proceed as per section 29A और सेक्शन, दूसरा सेक्शन कौन सा है? हाँ टीप लो, पहले टीप लो फिर बताना। अरे 29A हो सकता है और क्या हो सकता है? 31 और सेक्शन 31। 29A में कब जाएगा? जब अपने को ऐसा लगता है कि एआईसी एग्जिस्ट करता है सारे मटेरियल कमेंट करने के बाद, और हम बोल रहे हैं पार्टीज को कि अगर तुम्हारे पास कोई मॉडिफिकेशन हो तो वो सबमिट करो, तो वो प्रोसीजर कहाँ जाता है? 29A में। अदरवाइज ऑर्डर पास करेंगे कहाँ पर? 31 के अंदर, बराबर। 29A और 31 अपने को लिखना नहीं, सिर्फ क्या लिखना था अपने को यहाँ पर? 29, और यहाँ पर बात खत्म हो गई। हालांकि एक छोटा सा नोट और लिखेंगे अपन यहाँ पर।
इफ प्राइमा फेसी ओपिनियन does not suggest negative view on AAC. CCI में अप्रूव कॉम्बिनेशन। बोलो बराबर बात है क्या? कोई समस्या यहां तक? ये आया था 5 नंबर का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन अभी एग्जाम में, दिसंबर 25 की एग्जाम में। समस्या सिर्फ इसमें क्या ही थी, दिन याद रखने की, कि 5 दिन 7 दिन 15 दिन 30 दिन, वो डेज याद रखने, बाकी तो कोई भारी बात इसके अंदर नहीं। बोलो क्या यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, ढूंढते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से दिसंबर 25 में तो एक ही क्वेश्चन आया था, मात्र 5 मार्क्स का। तुम्हारी एग्जाम में हेवी आ सकता है ये 15-20 मार्क्स का, क्योंकि अभी पूछा ही नहीं इन्होंने यार। ये हो चुका है कंपटीशन का, अब ये नहीं था। और 4A के अंदर FIU IND ODI FTP, लो भाई खत्म। दिसंबर 25 में एक ही आया था। और पीछे चलते हैं और ढूंढते हैं जून 25 की परीक्षा, क्या वहां पर कोई क्वेश्चन आया था क्या? शायद आया है। ये जून 25 और ये जून 25 के अंदर ढूंढते हैं। कंज्यूमर नहीं, ये रहा एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4B, जून 25 में क्वेश्चन नंबर 4B। ओ यस, जून 25 था। लो भाई पढ़ लो जरा एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो यार। क्या क्वेश्चन है? स्टेट द फैक्टर दैट द CCI should consider while determining whether a combination is likely to have an AAEC। बताओ कौन से सेक्शन का है ये, पहले तो यही बता दो। सेक्शन बिल्कुल गलत। और बोलो, जो 5 बोल रहा है वो आधा गलत। अरे 20 का है ये, 20 का, सेक्शन नंबर 20। याद करो 19 क्या था? पावर ऑफ इंक्वायरी, और पावर ऑफ इंक्वायरी ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। 20 क्या था? पावर ऑफ इंक्वायरी ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 किस चीज का था? कॉम्बिनेशन का। ये भी अपने से क्या पूछ रहे हैं, देखो इधर बालकुन, कॉम्बिनेशन। क्या पूछ रहे हैं ये? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन के क्या पूछ रहे हैं? फैक्टर्स, जो कहां पर दिए हुए हैं? सेक्शन नंबर 20 के अंदर। सेक्शन नंबर 20 में देखो, अगर आपके पास किताब हो तो वहां पर एक लिस्ट दी हुई है कि जो एंटिटी आपस में कोलैबोरेट, जो आपस में कॉम्बिनेशन कर रही है, उनका मार्केट शेयर कितना है, वो क्या चांसेस है कि वो कॉम्बिनेशन के बाद में प्राइसेस बढ़ा देंगी, अगर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाए तो क्या टारगेट एंटिटी बंद हो सकती है। अरे याद आया नहीं याद आया तुमको ऐसा सब कुछ यार, या सिर्फ ऐसे देख देख के लिख रहे हो तुम बस? किताब किताब कहाँ है तुम्हारी? ढूंढो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, उसमें निकालो। चलो तुम निकालो, मैं इनको लिखवा रहा हूं जब तक। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। लो क्या ढूंढना है? अरे सेक्शन 20 निकालो कंपटीशन का। मिल गया, उसके फैक्टर्स भी मिल गए, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन पढ़ो, अब आंसर तो पढ़ लिया ना, अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार तुम खुद से।
As per Section 20 of Competition Act 2002, CCI shall place regard CCI shall place regard to following factors. प्लेस रिगार्ड का मतलब क्या होता है? कंसीडर करना. रिगार्ड का मतलब कंसीडर करना. सीसीआई शेल प्लेस रिगार्ड टू फॉलोइंग फैक्टर्स टू डिटरमाइन whether combination has appreciable adverse effect on competition. पहला, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर अपन कुछ लिखेंगे. Actual level of competition in the market. दूसरा, extent of barrier टू एंटर इनटू मार्केट. मतलब क्या उस सेक्टर के अंदर कोई एंट्री बैरियर है क्या? डिग्री ऑफ countervailing power in market. लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी. लाइकलीहुड मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी. तो लाइकलीहुड ऑफ प्राइस इंक्रीज. likelihood of price increase after combination. Extent of substitute अवेलेबल इन मार्केट. मार्केट में कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल है उस प्रोडक्ट के, जो एंटिटी आपस में मर्ज हो रही है उनके. मार्केट शेयर ऑफ एंटिटीज market share of entities involved in combination. Level of concentration in the market. Possibility of target
being the possibility of target being the failing business. क्या चांसेस है, क्या चांसेस है कि बिजनेस फेल हो जाएगा अगर उसको अक्वायर नहीं किया, तो वो भी बता दोगे तो आसान हो जाएगा मर्जर करना. बोलो बराबर बात, कोई समस्या इसके अंदर यहां तक क्लियर. ये कौन सी एग्जाम थी, जून 25. लेट्स सी कि जून 25 में क्या कोई और पूछा है, शायद नहीं. 5 मार्क्स के लिए पूछ रहे बेचारे को काफी समय से. ये हो गया. फिर 4A में भी शायद कुछ आया नहीं है, बेनामी नहीं, FCRA और FTP. ठीक है, जून 25 में भी नहीं. दिसंबर 24 और पीछे चलते हैं, और ये दिसंबर 24, दिसंबर 24 में पूछी थी केस स्टडी, अच्छी केस स्टडी, बड़ी, मजा आएगा. आंसर लिखना बाकी है, लास्ट लाइन लिखना बाकी है, लिखो. ये लो, लिखो. देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर. 15 मार्क्स के लिए पूछा था दिसंबर 24 में, इवन दिसंबर 23 में भी पूछा था 15 का. इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर 25 में भी कितने का आएगा, 15 का एक केस स्टडी आएगी, पर उन्होंने सिर्फ 5 मार्क्स का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा. कोई बात नहीं, अपने इसमें आएगा. चलो पढ़ते हैं. लो भाई, वैसे क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, काम करते हैं पहले डायरेक्ट यही पढ़ लेते हैं अंदर का, तो ही समझ में आ जाएगा. What is the meaning of exclusive supply और exclusive distribution agreement? बताओ, क्या ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था क्या? एक्सक्लूसिव सप्लाई और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या? क्या अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, ऐसी कुछ लिखी थी, मतलब सेक्शन नंबर 3 के अंदर दी हुई है क्या? देखो बुक में देखो कि एक्सक्लूसिव सप्लाई और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दिया हुआ है. वहां पर एक टेबल बनी होगी जहां पर बहुत सारी डेफिनेशंस दी होगी, टाइन एग्रीमेंट भी दिया होगा वहीं पर, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस भी दिया होगा वहां पर, हाँ या ना? वहीं पर क्या भी दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो परचेसर को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो किसी और से गुड्स परचेस नहीं कर सकता, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट. और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट का मतलब क्या, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि ये गुड्स या सर्विसेज को लिमिटेड सप्लाई किया जाएगा या फिर रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा या फिर किसी एरिया में विथहोल्ड कर लिया जाएगा, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट. हाँ या ना? अरे बोलो, यही बात लिखी है कि नहीं लिखी है वहां पर? उन्होंने भी पूछी कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, सीधा सीधा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस, नहीं दूसरा ये वाला है, व्हाट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो मार्केट में क्या क्रिएट करता हो, AAEC, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन. तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में जो मार्केट में AAEC क्रिएट करता हो, बराबर. और उसके कुछ एग्जांपल लिख देंगे, जैसे कोई एग्रीमेंट जो परचेस या सेल प्राइस को फिक्स करता हो, जो प्रोडक्शन लिमिट करता हो या टेक्निकल डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता हो या फिर कोई प्राइसेस फिक्स करता हो, बिड रिगिंग लिख सकते हैं, ये सारी बात इसके अंदर अपन लिखेंगे. ठीक. तीसरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग DG, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने का क्या पर्पस है यार? डायरेक्टर जनरल का काम क्या है बोलो?
इन्वेस्टिगेशन करना। क्या काम है इसका? इन्वेस्टिगेशन करना एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। हालांकि इसके बारे में और भी बातें कहां पर दी है, सेक्शन नंबर 41 के अंदर भी अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, याद है क्या तुमको? 41 भी यही था, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर जनरल। हाँ या ना? बोलो बोलो, सिविल कोड जैसे पावर दिए थे, बिल्कुल बराबर, सिविल कोड जैसे पावर उसको वहां पर दिए हुए थे। तीसरा, चौथा देखो, वेदर द पार्टीज इंक्लूडिंग जेएसपीएल, ऊपर पढ़ेंगे तो दो पार्टीज हैं, एक का नाम है जेएसपीएल और एक का नाम है सेल। वेदर द parties including informant JSPL or the affected party SAIL are entitled to notice or hearing as a matter of right at the preliminary stage of formulating an opinion। बताइए, क्या पार्टीज को प्रीलिमिनरी स्टेज पर नोटिस या हियरिंग का राइट होता है क्या, जब प्राइमा फेसी ओपिनियन प्रिपेयर कर रहे हैं तब? नहीं। अरे याद है या नहीं तुमको? सेक्शन नंबर 26 निकालो बुक में से और देखो सबसे लास्ट में एक केस लॉ दिया हुआ है, सेल वर्सेस सीसीआई, सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ या ना? दिया हुआ है। उस केस लॉ के अंदर यही तो पढ़ा था अपन ने कि पार्टी के पास में प्राइमा फेसी ओपिनियन की स्टेज पर कोई भी नोटिस का या हियरिंग का राइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्राइमा फेसी ओपिनियन प्रिपेयर करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ना कि एडजुडिकेटरी। बोला भी था मैंने ये सेंटेंस, और मैंने बोला भी था कि एग्जाम में भी आया हुआ है। हाँ या ना? अरे बोलो, अभी ढूंढी रहे, निकालो भाई निकालो, मैं रुका हुआ हूं। पेज नंबर बताना जरा। 213, 213। क्या मिला वहां पर? सेक्शन नंबर 26 के सबसे लास्ट में केस लॉ दिया हुआ है बुक में अपने। हाँ या ना? बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन। लो भाई, कोई भी गेस कर सकता था कि दिसंबर 25 के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। अरे 20 मतलब दिसंबर 25 की जो एग्जाम हुई उसमें कौन सा क्वेश्चन आना था? इंक्वायरी का। कौन सा? कॉम्बिनेशन का। क्यों? क्योंकि वो पहले वो क्या पूछ चुके हैं, सेक्शन 3 और 4 की इंक्वायरी वो एक बार पहले ही पूछ चुके हैं। देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले में पूछा है प्रोविजन ऑफ इंक्वायरी कि सेक्शन 19 में जो पावर दिया है ना, पहले वो पावर एक्सप्लेन करो, और फिर 26 की प्रोसीजर भी अगले पार्ट में पूछ ली उन्होंने, दोनों पूछ लिया। 19 पूछा और 19 को फॉलो कौन करता है? 26, तो 26 भी पूछ लिया। अभी के एग्जाम में उन्होंने सिर्फ क्या पूछा है? 29। चाहते तो क्या भी पूछ सकते थे, 20 + 29, क्योंकि 20 में पावर है और 29 में उस पावर को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बताया है। हाँ या ना? अरे क्या भारी क्वेश्चन है क्या कोई सा? बताओ जरा मुझे, बोलू। और इससे तुमको एक बात और समझ में आ ही गई होगी मेरे हिसाब से कि कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में तो सेक्शन नंबर याद करने ही पड़ेंगे, बात ही नहीं कर रहे सेक्शन से नीचे। हाँ या ना? उसी से पूछ रहे। वो तो भले लोग हैं कि सेक्शन लिखने के बावजूद भी हेडिंग भी लिख रहे हैं, नहीं तो चाहते तो क्या भी लिख सकते थे कि चलो सेक्शन 26 के बारे में लिखो, है कि नहीं? इसलिए अपने को याद करना है सेक्शन नंबर भी। वैसे याद ही है, कोई ज्यादा दिक्कत इसके अंदर आपको आएगी नहीं। चलो लिखते हैं। क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या किसी को? क्वेश्चन में कोई समस्या? आयुष, कोई समस्या? कौन से चैप्टर के आंसर लिख रहे हैं अपन? बस ठीक है, गलत बोला तुमने, पर कंपटीशन पहले सही था। कंपटीशन कमीशन नाम नहीं है चैप्टर का, कंपटीशन एक्ट है, पर ठीक है। हाँ ट्रैक पर ही है, आ जाएंगे अपन, एग्जाम में अभी काफी समय है, जब तक हो जाएगा। कौन से अटेम्प्ट का है ये है दिसंबर 24 ही है शायद यार मेरे हिसाब से। यस, दिसंबर 2024, क्वेश्चन नंबर 1। चलो लिखें। सबसे पहले ए का आंसर, एक्सक्लूसिव सप्लाई / डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। यस, दिसंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट means an agreement means an agreement
which restrict purchaser from acquiring which restrict purchaser from acquiring which restrict purchaser from acquiring जागो, कम से कम अब तो जागो, अलार्म भी बज गया अब तो, from acquiring any goods other than those of seller, सेलर के अलावा किसी और के गुड्स खरीदने से तुमको मना किया जाता है, तो क्या बोलते हैं इसके एग्रीमेंट को? एक्सक्लूसिव सप्लाई। ऐसा करना अच्छी बात नहीं। वैसे आपको बताइए एक्सक्लूसिव सप्लाई एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है? 3 में। किसमें दी हुई है? 3 में। 3 में दी है, इसका मतलब क्या है कि इस तरह के एग्रीमेंट बनाना प्रोहिबिटेड है, हाँ या ना? अगर ये एएसी कर रहे हैं मार्केट पर तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट exclusive distribution agreement means any agreement under which supply of any goods or service is limited, restricted or withhold to any allocated area or market। बोलो बराबर बात है क्या? ये मात्र 2 मार्क्स का था जितना अपन ने लिखा है, अब अपन लिख रहे हैं 1B, अगला 2 मार्क किस चीज का है वो? व्हाट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मतलब क्या? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट is an agreement anti-competitive agreement is an agreement between enterprises or association which causes or likely to cause AAEC and includes cartel। anti-competitive agreement includes फॉलोइंग। आपको पता है डेफिनेशन 2 तरीके से लिखी जाती है,
कोई सी डेफिनेशन मीन्स से चालू होती है और कोई सी डेफिनेशन इंक्लूड से। कौन से चैप्टर में आता है ये? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब आप लोग पढ़ते हैं तब। मीन्स का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, कि जितना हमने नीचे लिखा हुआ है बस यही है। इंक्लूड्स का मतलब क्या? कि जो तुम लोग तुम्हारी बुद्धि से समझते हो वो तो है ही सही, पर ये नीचे हुई बात, लिखी हुई बातों को भी ध्यान रखना कि ये तो इस डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। तो अपन ने क्या लिखा है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग। इसका मतलब जो बातें मैं नीचे लिखूंगा ये तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है ही सही, इसके अलावा जो तुम्हें लगे एंटी कॉम्पिटिटिव वो भी है। पर अगर मैं मीन्स लिख देता, मतलब सिर्फ जो मैंने लिखा है वही, तुमको बुद्धि चलाने का उपयोग करना अलाउड नहीं, बराबर। हालांकि मैंने क्या लिखा है अभी? इंक्लूड्स। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग। एग्रीमेंट टू लिमिट सप्लाई और प्रोडक्शन एग्रीमेंट टू अलोकेट और शेयर मार्केट। एग्रीमेंट टू फिक्स प्राइस। एक्सक्लूसिव सप्लाई या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। क्या हुआ, तुमने लिखना ही बंद कर दिया? रिफ्यूजल टू डील विथ अदर्स। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं अपन? एंटी कॉम्पिटिटिव। पर मैंने क्या लिखा हुआ है वहां पर ऊपर? इंक्लूड। तो कुछ लिखना भूल भी जाओ तो कोई समस्या नहीं। तुम बोल रहे हो कि बिट्रिगिंग भी तो है, मैंने बोला इंक्लूड लिखा है ना, तुम उसको भी मान लो, ठीक है। पर मैं तो दो में इतना ही लिख पाऊंगा ना, 2 मार्क्स में और कितना लिखें? 2 पेज भरे क्या? आंसर नंबर 1C। पहले 1C ढूंढ लेते हैं क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग डीजी? डायरेक्टर जनरल को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं भाई? चलो देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर Director General appointed under Section 16 is a specialized investigator investigator appointed investigator appointed by central government to investigate non-compliance under this act. DG assist DG assist commission in investigation process.
ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट material information and verify the same. यहां पर ही लिखा है, इसका मतलब क्या? डायरेक्टर जनरल कभी भी फीमेल नहीं हो सकती क्या? ही इंक्लूड सी, सी, ही इंक्लूड सी. He is responsible to collect material information and verify the same. DG may also be interested with any other function as CCI may deem fit. As CCI may deem fit. आंसर नंबर 1D. बोलो, लिख लिया क्या ये? होगा नहीं, मेरे आईपैड की ब्राइटनेस से कोई फर्क ही नहीं, प्रोजेक्टर पे चेंज ही नहीं आता है. इवन यहाँ ऑप्शन ही नहीं आता है ब्राइटनेस कम करने का. अच्छा, मैं काला दिखूं इसमें? क्या मतलब, क्या उधर से तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? 1D. चलो इधर देखो क्वेश्चन, ये डी वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. वेदर द पार्टीज आर इंटाइटल्ड टू नोटिस और हियरिंग एज अ मैटर ऑफ राइट एट द प्रीलिमिनरी स्टेज. प्रीलिमिनरी स्टेज पर क्या उनके पास में कोई राइट रहता है क्या? आंसर इज नो. और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है केस लॉ में. कौन से केस लॉ में? सीसीआई वर्सेस सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. चलो लिखो. In the case of CCI versus SAIL, in the case of CCI versus SAIL, it was held by Supreme Court that parties do not have statutory right to notice or hearing at prima facie stage under section 26. टेक्स्ट कब है तुम्हारा? नेक्स्ट थर्सडे, परसों काई का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट. ठीक है, वापस टेस्ट है फ्राइडे को. फ्राइडे को टेस्ट लेते हैं. और चैप्टर कौन सा बचा है? कंज्यूमर का ले चुका था वीकली, रेरा का नहीं ले रहा, क्योंकि रेरा का तो ऑलरेडी इसमें हो गया ना एक बार कंपटीशन का. फॉर्मेशन ऑफ अ वीकली टेस्ट फ्राइडे को कंपटीशन का.
फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमा फेसी ओपिनियन इज formation of prima facie opinion is administrative part. और वो फ्राइडे वाला टेस्ट सभी के लिए मैंडेटरी है, किसी के लिए ऑप्शनल नहीं कि चलो उठ के क्लास के बाहर चलते हैं मस्ती करते हैं, सबको देना है, मैंडेटरी फॉर ऑल. फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमा फेसी ओपिनियन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट एंड नॉट एडजुडिकेटरी. However, commission may call for information voluntary from the parties. Hence, informant, JSPL and SEAL are not entitled to any notice or hearing at प्रीलिमिनरी स्टेज के ऊपर कोई राइट नहीं. ठीक है, बोलो, लिख लिया क्या? लिख लिया? आंसर नंबर 1E. पहले दिखा देता हूं 1E कौन सा क्वेश्चन है. 1E है पावर. एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन अंडर सेक्शन 19. सेक्शन नंबर 19 जो पावर देता है उस पावर के बारे में लिखना है कि भाई सीसीआई के पास ये पावर है कि अगर उसे के पास कहीं से कंप्लेन आए या उसको खुद से ऐसा लगे तो वो क्या कर सकता है, इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है अगर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का कोई वायलेशन उसे दिखता है तो. आंसर नंबर 1E. Pursuant to section 19 of the Act, which empowers CCI to inquire into any alleged contravention. बात नहीं. To inquire into any alleged contravention of provision of section 3 or section 4. इंक्वायरी में भी इनिशिएटेड. इनिशिएट का मतलब क्या होता है? चालू करना, शुरू करना. तो इंक्वायरी में भी इनिशिएटेड
ऑन इट्स ओन मोशन, ओन मोशन को ही क्या बोलते हैं अपन, सुओ मोटो। ऑन इट्स ओन मोशन और अपॉन रिसीट ऑफ, और अपॉन रिसीट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन from any person, consumer or association, या फिर और on a reference or on a reference from central government or state government. Reference shall be made within 3 years from the date of cause of action. जिस दिन कुछ हुआ उसके 3 साल के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेन हो जानी चाहिए। बराबर, बोलू कोई समस्या? आंसर नंबर 1F लास्ट इसका। 1F किस चीज का था? प्रोविजन फॉर प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी इनटू 3 एंड 4, मतलब सेक्शन नंबर 26 में जो प्रोसीजर दिया है वो प्रोसीजर अपने को काफी छोटे में लिखना है क्योंकि 3 मार्क्स के लिए पूछा है उन्होंने। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे इसको। प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इनटू सेक्शन 3 एंड 4, एज पर सेक्शन 26। पहला पॉइंट, ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, on receipt of information under section 19, if CCI is of opinion that there exist a prima facie case it shall direct DG to cause का मतलब होता है स्टार्ट, टू स्टार्ट to cause a investigation, into matter. DG upon receipt of direction from CCI shall submit
shall submit a report on his finding within prescribed time. CCI may order एडिशनल, या एडिशनल को आप फर्दर भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख ही देना। सीसीआई में ऑर्डर एडिशनल या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर विच डीजी शेल सबमिट। कौन सी रिपोर्ट सबमिट करेगा? सप्लीमेंट्री। अरे प्रोसेस तो समझ में आ रहा है ना, अपन कहां तक पहुंचे? अपन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पर लिख तो वही रहे ना कि सबसे पहले प्राइमा फेसी केस प्रिपेयर किया, फिर डीजी को बोला, उसने रिपोर्ट सबमिट करी, फिर अपन ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाया तो उसने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट करी। वन सीसीआई सेटिस्फाइड, it shall pass appropriate order under section 27। फिर अपन 27 के हिसाब से अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। बोलो 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 बोलो, बराबर बात है या नहीं? कोई समस्या इसके अंदर? क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये लिखो लिखो, पढ़ाई लिखाई करो। लो 10:30 बज गई यार, 10:30 ही है अब। लिख लिया क्या? ये लिख लिया तो ये खत्म हुआ अपना कौन सा वाला, कौन सा वाला? दिसंबर 24। जून 24 पे तो अब चलेंगे अपन यार। जून 24, दिसंबर 24 में एक ही क्वेश्चन आया था बस 15 मार्क्स का, उसके बाद कुछ और नहीं। अब अपन देख रहे हैं जून 24, इसमें भी एक ही क्वेश्चन आया है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन छोटा सा ढूंढते हैं इसके अंदर और उसको लिखते हैं। ये रहा, पहली तो कंज्यूमर की केस स्टडी थी, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2A। लो यार एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो कि क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या तुमको? ABC बेरिंग लिमिटेड अलॉन्ग विद अदर 4 कंपनीज, एक कंपनी इसका नाम है ABC बेरिंग लिमिटेड और उसके साथ में उसके 4 साथी और हैं। हु आर द की कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, वो जो कौन है? 5 लोग मार्केट के बड़े कॉम्पिटिटर, मुख्य कॉम्पिटिटर्स हैं। अमंग देमसेल्व डिसाइडेड टू रिवाइज द प्राइस। क्या बोला उन्होंने कि चलो ABC बेरिंग लिमिटेड और उनके साथ वाली 4 कंपनी सब मिलकर के आपस में क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट के आपसे क्या करेंगे? प्राइसेस को रिवाइज करेंगे। टू रिवाइज द प्राइसेस टू बी कोटेड टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये लोग बेरिंग सप्लाई करते हैं, मतलब ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और सामने वाले को देते हैं। तो जो सामने वाला इनसे खरीदता है तो इन्होंने क्या बोल दिया? अपन भाव बढ़ा करके बेचेंगे, और ऐसा आपस में 5 लोगों ने डिसाइड कर लिया। डिस्कस वेदर दिस एक्ट अमाउंट टू कार्टेलाइजेशन। बताइए कि क्या ये कार्टेल है या नहीं? कार्टेल है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि कार्टेल का मतलब वो कोई सा भी एग्रीमेंट जिसमें परचेस या सेल प्राइस को फिक्स किया जाए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? एकदम से इन्होंने प्राइसेस को रिवाइज कर दिया, मतलब प्राइसेस को फिक्स करना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना इज इक्वल्स टू कार्टेल, और कार्टेल इज अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। हाँ या ना? बोलो बराबर बात है या नहीं? 5 मार्क्स में देखो यार, छोटी सी डेफिनेशन उन्होंने एग्जाम में पूछी।
लिखते हैं, अपन भी आंसर लिखते हैं इसका। चलो लिखना चालू करो। कार्टेल means when. Cartel means when cartel means when a group or association cartel means when a group or association of producer, seller, distributor, trader or service provider enters into an agreement enters into an agreement enters into an agreement to limit the production or distribution or to fix the prices or control competition. One of the factors that promote cartelization one of the factors that promote cartelization is high concentration in the market. In the given question, in the given question, ABC Bearing Limited along with four key competitor decided to revise the prices to be quoted to OEM, original equipment manufacturer.
hence hence one can conclude that hence one can conclude that fixing price fixing price by ABC Bearing and others will tantamount as an act of cartelization. टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? कंसीडर, लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो. कभी ऐसे शब्दों का मतलब समझ में ना आए तो पूरा सेंटेंस पढ़ो तो भी समझ में आ जाता है. कॉल्ड एज, कंसीडर्ड एज, टर्म्ड एज, another will tantamount as an act of cartelization. Cartelization is an unfair market practice and hence prohibited under section 3. और उसे प्रोहिबिट कर रखा है कहां पर? सेक्शन नंबर 3 के अंदर. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. बोलो भाई, गुड मॉर्निंग बोलो यार, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग. अच्छा, आज पीछे तुम्हारी जगह थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है. अच्छा, कल से ऐसा? ओके, कल मैं आया नहीं था, मुझे पता नहीं. माय बैड. क्या सब? एक दो दिन में शायद उधर की क्लास में कुछ काम चल रहा है रेनोवेशन का, इसलिए ये दिक्कत आ रही है. तो वो सही